मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कोई क्वेश्चन किसी बच्चे ने किया या क्या बात थी, तो उसमें मैंने मिसाल क्यों दे दी सूरह हुदैबिया की कि मानना होता है, और सम टाइम्स जो आपके बहुत प्यार करने वाले हैं या आपके फॉलोअर्स भी हैं वो भी कई बार स्टन हो जाते हैं। वो कई बार ये नहीं होता कि वो आपका साथ छोड़ देते हैं या आपकी बात नहीं मान रहे होते, वो किसी सिचुएशन की एक ऐसी हैरत में चले जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए गुमसुम हो जाते हैं। तो आप अगर समझ रहे हैं कि यार उठो ये काम करो, तो वो उन्हें असल में ये नहीं होता कि वो आपकी नाफरमानी कर रहे हैं। मैं समझा बच्चे को, बच्चे का सवाल था, ये यूसुफ ने सवाल किया था, उसको स्कूल कॉलेज में किसी टीचर से उसकी डिस्कशन हुई और उसमें उनके आर्गुमेंट में वो मेरे से भी आके वही क्वेश्चन कर रहा था। वो मुझे टॉपिक वगैरह भूल गया, लेकिन मैं उसको एग्जांपल देते हुए मैंने सुलह हुदैबिया वाली जो वाकया है उसमें मैंने कहा कि देखो उसमें जिस तरह भी वाकयात अनफोल्ड हुए वो घर से सारे सरकार दो आलम के ख्वाब के मुताबिक उम्रा करने की नीयत से आए, अपनी अपनी कुर्बानियां साथ लाए, अपने एहरामों में आए। ये अरब के रूल के मुताबिक उम्रे की नीयत जब आपने कर लिया तो आपने तो बेसिकली अल्लाह से कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उस वक्त भी यही था। तो पूरे अरब के कल्चर के मुताबिक भी या उस मजहब के मुताबिक भी जब इन्होंने अपने आप को अल्लाह की राह में पेश कर दिया, तो अब आगे इनके साथ जो मर्जी सलूक हो, मक्के वाले इन्हें अंदर जाने दें ना जाने दें, शहीद कर दें, मारे जो मर्जी तो निकले अल्लाह की राह में। अब ये रिवर्सल नहीं बनता, या ये कैसे लब्बैक लगाने वाले हैं कि अब हालात वाकयात असबाब में कमी ज्यादती पे ये कह रहे हैं कि जी हम अपना इरादा जो है ये इसको रिवर्स करते हैं फिर करेंगे या कुछ भी। वो जो भी सोच उस सारे के पीछे थी और जितनी वो सख्त शराइत मक्का वालों ने रखी या मनवाई अपनी तरफ से, वो तीनों, उसमें अल्लाह की क्या हिकमत थी मैं बच्चों को चाहिए समझा रहा था कि हमारी समझ में नहीं होती कई बार अल्लाह की चाल और अल्लाह की हिकमत। तो अल्लाह का नबी और अल्लाह वो आपस में बेहतर जानते, इसलिए साहबा हर बात पे कहते थे कि आप और आपका अल्लाह या अल्लाह का नबी बेहतर जानता है, हमें क्या पता। इसी तरह जो लीडर होता है उसकी बात को, फाइनल वर्डिक्ट को मान के आपने उसके पीछे खड़ा होना होता है। या इमाम आगे नमाज पढ़ा रहा है, आपको लगा भी है कि यार इसने तो पहली रकत में इस्लाम फेर दिया, तो आप पीछे से आवाज लगा सकते हैं, तकबीर एक बार पढ़ सकते हैं, उसे इशारा दे सकते हैं, लेकिन उसने इस्लाम फेर दिया तो आपको फेरना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि इसने तो फेर दिया मैं पूरी पढ़ूंगा, आपको दोबारा उसके साथ फिर शुरू करनी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं वो हुई। तो मैं तो ये पॉइंट समझा रहा था, उसमें मैंने वो मिसाल दी कि जिस तरह सरकार ने जब मुआहदा हो गया तो उन्होंने सबको कहा कि उठो अपने अपने कुर्बानी दो और एहराम खोल दो, तो कोई नहीं उठा। मैंने कहा कि उन्होंने दोबारा कहा, वो नहीं उठे तो सरकार खैमे में चले गए, और शायद बीबी सौदा थी, मुझे नाम अब याद नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ बड़ी देर का, उनकी वाइफ एक थी जो जरा एजिड भी थी, उन्होंने देख के कहा कि मेरे मुंह से लफ्ज जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, सरकार दो आलम परेशानी से अंदर चले गए कि ये क्या कर रहे हैं सब। तो उनके चेहरे पे परेशानी देख के बीवी ने पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इनको 2 बार हुक्म दिया है और ये लोग नहीं उठे, मेरी बात नहीं इन्होंने मानी, तो तीसरी बार अगर मैंने कहा उन्होंने ना किया तो अजाब आ सकता है, खुदा नाराज हो सकता है, क्योंकि ये नबी के साथी हैं, नबी का दम भरने वाले हैं, नारा मारने वाले हैं, साथ देने का निभाने का बात करने वाले हैं। ये अबू जहल नहीं है जो सिरे से नहीं मान रहा, इनके ऊपर तो लग जाएगी शर्त। तो मैंने 2 बार कहा, लेकिन खालिद ने एकदम जंप किया, बीच में ऊपर बैठा था, मैं एक मिनट ये सब कहानी है। मैं कहा यार नहीं ये हिस्ट्री है, ऐसे नहीं है बात। उसने कहा मैं मान नहीं सकता, नबी पाक परेशान हो गए। अब वो तारीफ भी बोलना शुरू हो गया कि नहीं देखें हिस्ट्री, उसने कहा नहीं हिस्ट्री गलत लिखी हुई है, मैं मानते नहीं, मैं कुरान के अलावा किसी चीज। मैंने कहा यार तुम पे मुनकर हदीस का फतवा लग जाएगा, या तुम नबी का दर्जा कुछ ज्यादा बढ़ा रहे हो, लोग इस बात बथेरा बने। उसका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह पे बहुत ही खूबसूरत था। जब मैंने तारिक को भी कहा, ये भी बोल रहा था, मैं भी, हम सब का मसला ये है कि हम दूसरे की बात पूरी सुनते भी नहीं है और अपनी सुनाने बैठ जाते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और फिर बहस शुरू हो जाती है। तो बाबा जी की बात याद आ गई कि बहस नहीं करनी, तो मैं चुप कर गया। मैं कहा पहले उसकी बात सुनो। वो कहने लगा मैं मान नहीं सकता, नबी हर वक्त हॉटलाइन पे अपने अल्लाह के साथ होता है, उसका यकीन, उसका तवक्कल इतना होता है कि अगर वो गर्मियों की दोपहर में अकेले
दुश्मन के इलाके में दरख्त के साए में सो रहे हैं और दुश्मन साहब आगे तलवार रख देते हैं कि तुम्हें मेरे से कौन बचाएगा, तो वो उसी तरह उठ के कहते मेरा अल्लाह। तो वो उधर नहीं परेशान हो रहे, इधर उन्होंने क्या परेशान होना। मैं नहीं मान सकता कि परेशानी उनके ऊपर और बीबी सौदा उनसे ज्यादा उनके मशवरे देंगी, मैं ये नहीं मानता। मैं क्या नहीं यार, मैंने कहा नहीं, मैं उस हदीस को मानूंगा जिस हदीस से मेरे नबी की शान और कुरान दोनों एक जगह पे हो। अगर किसी भी हदीस से मेरे नबी की शान या उनकी पर्सनैलिटी पे जरा सी डाउट आ रहा है मुझे, मैं उस हदीस के ऊपर डाउट करूं, मैं नहीं मान सकता। ये नबी के ऊपर जो ईमान का ये भी एक एंगल था, मेरे लिए नया था। मैं चुप रहा, उसकी बात में गौर करता रहा। उसने कहा नहीं मैं नहीं मान सकता ना, वो परेशान हो ही नहीं सकते, नबी परेशान नहीं हो सकता। उनको पता मेरा अल्लाह है, ठीक, और इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है। अगर इधर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, उन्होंने जरूर सोचा। मैं क्या, हाँ मैं अब अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मैं नहीं कहता वो खैमे, कहता पहले मुझे बताइए ये खैमे में रावी केड़ा बैठा सी, ये हजूर ने बताया कि मैं परेशान हो गया, मैं फिर अंदर गया, फिर मुझे सौदा ने बताया, फिर मैं वापस आया, या बीबी सौदा ने लोगों को कहानियां सुनाई कि ये तो परेशान हो गए अंदर आ गए थे, वो तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें। यार मैं चुप, मुझे कहता नहीं, ये कुछ की कुछ बात देखें। अभी हम आपस में आज से 2 महीने पहले जो बात की है वो हम उस तरह नहीं आपस में कर पाते, याद ही नहीं होती। बात सुनाने वाले जो 6 बंदे वहां मौजूद थे वो भी 6 के 6 मुख्तलिफ तरीके से बात करते हैं, और फिर उनमें से कोई दूसरा कहता है नहीं बात ऐसे नहीं ऐसी, फिर एक हाँ ये ऐसे, हाँ नहीं ऐसे, इसको छोड़ दें। हाँ ये मैं मानने को तैयार हूं कि सरकार ने कहा वो स्टंट थे, नहीं उठे उन सब का, क्योंकि वो तो आम आदमी थे सारे। सरकार ने फिलहाल उन्हें मौका दिया सोचने का, खेमे में गए, छुरी ली, बाहर आए और अपने ऊंट को ज़िबा करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो अल्लाह का हुक्म था उन्होंने करना ही था, कोई करे ना करे। जिस तरह जंगे हनैन में सारे भाग गए तो जहर के तीर तो उनकी तरफ भी आए हैं, वो वहीं खड़े रहे हैं। वो इस सरप्राइज पे, एक सडन मूव पे जो एनिमी की है उस पर भी वो वहीं खड़े रहे हैं और एक ही बात कहते रहेंगे मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं, ठीक है। मुझे कहते जी वो वहां नहीं हिले, तो मैं समझता हूँ ये बात मैं नहीं मानता। वो परेशान हो गए, मैं कहा यार मैं माफी मांगता हूँ आप ठीक है, और मैं आपके पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। मैं कहा लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे थे उससे खतरनाक बात यह है कि कोई दूसरा बंदा जो शेखुल हदीस है, उसने सारी उम्र रट के उन्हें PhD की थी, ये बुखारी थे, वो कह रहे तेरी ऐसी तैसी तू सही बुखारी नहीं मानेगा, सारी PhD कितने जाएगी। वो क्या उसे कहते हैं, मुनकर हदीस का कोई फतवा लगवा लोगे तो बात कहने का अंदाज बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। उन्होंने कहा नहीं बस मैं इसीलिए बात करता नहीं, आप करें, लेकिन मैं सुनूंगा नहीं, मैं इस पे एतराज करूंगा। मैं तो उसका एंगल एक और बात पे भी उसने फिर बात की बड़ी खूबसूरत। बहरहाल मैंने आप लोगों से शेयर कर दी कि यस लेकिन जब when the prophet got his first revelation he came back all tensed up, so उस वक्त भी तो वो टेंशन में थे even though his life was planned by Allah. Yes, this is the same point raised by Dr. Tariq at that time, and then Dr. Tariq, his son, he said this is the point I am telling you kids, you are reading the books written by those people who are trying to distort the image of prophet, the stature of prophet in front of you. ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है कि वो आए और वो घबरा गए और उन्हें, अल्लाह को नहीं पता था कि वही आएगी तो उन्हें बुखार चढ़ जाएगा या ये डर ना जाए या कुछ हो जाए, नो वे। वहां पे कौन सा मीडिया का बंदा बैठा हुआ था जिसने वहां बताया कि बीबी खतीजा ने उनको हौसला दिया। अब वो तारिक साहब ने भी जंप इन किया, नहीं वो उन्हें वर्का बिन नौफल के पास, वर्का बिन नौफल के पास वो गए होंगे डिस्कशन करने या जो भी बात पूछने या जो भी उनका था कि स्ट्रेटजी कुछ भी बात करने गए होंगे, या शायद उन्हें मैसेज देने गए हों कि आप भी इस मैसेज को ले लें। लेकिन मैं ये भी मानने पे तैयार भी, मैं कहा यार तू मरवाएगा सानू, तेरी मेहरबानी। नहीं, ये हिस्ट्री में जो चीजें ऐड की गई हैं ये भी चीज, मतलब हिस्ट्री हु नोज, आपके सामने ये जो 1 ईयर की हिस्ट्री है बेटा, ये दिस लास्ट 1.5 ईयर की हिस्ट्री जो है,
या लास्ट, आप लोगों को शायद इराक वार का ना पता हो, लेकिन यहाँ बंदे बैठे हैं जिन्होंने इराक वार को सारा मॉनिटर किया है। वो शुरू हुई थी कि जी इराक के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है और हमने उनको इससे रोकना है। इराक के अंदर से वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन क्या है, वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी निकले और इराक सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उसकी वेल्थ लेके आ गए ना। तो क्या किसी ने उनसे पूछा? आज से 3 साल पहले कोरोना कोविड और उसकी वैक्सीन, आज उनके अपने मुल्क की अदालत में सबसे बड़ी जो फार्मास्यूटिकल है उसने एडमिट कर लिया कि उसमें उसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और वो एक फेक साइंटिफिक, जिसे कहें कि फैक्ट्स को पेश किया गया आवाम को, आम पब्लिक को, और इंतहाई डेंजरस वैक्सीन इंजेक्ट की गई जिससे बहुत ज्यादा डेथ्स हुई और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हुई, कई लोगों की लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज हुई। क्या वो पूरी दुनिया में उन लोगों को कंपनसेट किया गया उसी लेवल पे? क्या उस कंपनी को हमेशा के लिए बैन किया गया? अगर वही कंपनी पाकिस्तान की होती या किसी भी XYZ छोटे मोटे मुल्क की होती, क्या उसको दोबारा बिजनेस करने दिया जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन क्या उस मुल्क में खुद उसको ही बैन किया गया? नहीं, बल्कि जो सदर बैठा हुआ उसने इलेक्शन लड़े, उसने उनसे फंड जरूर मांग लिया, वो बात सामने आई है, उसने कहा पैसे इधर कर लो, उतने भी मिस्टर 10% है, नहीं तो अदालत का फैसला इंप्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो जनरल अवाम थी, जो लोग उसका सफरर्स हैं, और WHO जिसकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये सारी की सारी हिपोक्रेसी है ना। फिर उस हिपोक्रेसी में हम चंद लोगों के ऊपर मोरालिटी के लॉज लगाते रहें और उनको डांटते रहें कि नहीं जी नहीं, आप तमीज करें, ये ह्यूमन राइट्स का ख्याल करें, फलाने राइट्स का ख्याल करें। अब उनके मुफाद की बात है तो पिछले 2 साल से पाकिस्तान में तो ह्यूमन राइट्स को भी कोई नहीं पूछ रहा, अब फलस्तीन में भी ह्यूमन राइट्स को कोई नहीं पूछ रहा। या फिर ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन चेंज हो गई है, या वो सिलेक्टेड ह्यूमंस हैं जिनके राइट्स हैं, बाकी सब के लेफ्ट्स हैं, बाकी लेफ्ट आउट्स हैं। ठीक है ना। तो ये जो मीडिया है, प्रोपेगेंडा वॉर है, इसमें जो सबसे बड़ा टेक होम मैसेज है वो ये है कि जो मर्जी प्रोपेगेंडा आपके सामने रखा जाए, आप दुश्मन की चालों को नहीं समझते कि वो, मैंने आपको बताया कि उसी डॉन के ऊपर क्या तस्वीर थी। डॉक्टर तारिक के ही इंक्वायरी वो इसलिए कर रहे थे कि वो एक्सरे से मिसलीड हो रहे थे, जो नी का एक्सरे था उसमें फ्रैक्चर नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ था, तो उसकी वजह से शायद रेजोल्यूशन भी वो ना रही। और मैंने क्लियर कट लिख दिया, मैंने सीटी नहीं अपलोड किया। ठीक है, वो फुल इंक्वायरी, पूरा बोर्ड बनाया गया। ठीक, सिर्फ इसीलिए उन्हें साबित करना था बिठा के कि ये देखें जी झूठ बोल रहा है, ये भी, इसका भाई भी, और दूसरे लोग भी जो इसके हक में बोल रहे हैं। ये टांग फ्रैक्चर नहीं हुई भी, अब बाजू पे भी हल्की सी थोड़ी सी हड्डी टूटी हुई है, कुछ ज्यादा तो नहीं है। फिर मतलब ये नहीं है चलो है थोड़ा जते हो ही है, वो भी ये लड़ा था। फिर उन्होंने कहना इन्हें पुलिस ਨੂੰ मारे, शुक्र करो थी छड़ देता है। एक 55 साल का 50 साल का प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का जो अपनी इतनी बेटियों के साथ सड़क के ऊपर खड़ा है और ये कह रहा है कि आइन की पासदारी करो। ठीक है, उसको उसकी बेटियों के सामने ही और उसके छोटे बेटे को जो 9वीं 10वीं का बच्चा है उसको जिस तरह किया जा रहा है वो सारा तो कैमरे में सामने आ गया। लेकिन उस सारे चीज को नलिफाई करने के लिए जो कुछ भी किया गया, और उसमें एक बंदे ने जिसने रोल प्ले किया, वो उस दिन से सिर्फ 3-4 साल पहले उसकी बहनें मेरे सामने रो के फोन करके मुझे कहती थी कि हमारे भाई की जान बच जाए। उससे बाय पावर उसे जबरदस्ती एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराई गई थी। वो तो बड़ा नीट क्लीन ऑफिसर। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला